फिर से एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनानी है या नहीं बनानी है? दोनों हाथ उठाओ जरा अंत तक। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? भाजपा सरकार बनाएंगे क्या? एनडीए सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। बात करेंगे अमित शाह के बिहार दौरे की और ये समझने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह ने बिहार के दौरे पर जाकर क्या संदेश दिया है। क्या संदेश है नीतीश कुमार के लिए, क्या संदेश है बिहार के लिए और क्या चीजें आने वाले दिनों में होने जा रही हैं। बहुत सारे लोग ये मान रहे थे या कई पत्रकार ये कह रहे थे कि अमित शाह के जाने का मतलब है कि मई में चुनाव भी हो सकते हैं, लेकिन क्या अमित शाह ने ऐसा कोई संकेत दिया है? कल शाम को अमित शाह पहुंचे थे पटना। रात में ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं की बैठक की, कार्यकर्ताओं की बैठक की और वो बैठक लंबी चली। उसमें सारे मंत्री थे, विधायक थे, पदाधिकारी थे, अध्यक्ष थे, दिलीप जायसवाल, ये सारे लोग थे और उन्होंने बहुत साफ तौर पे बैठक की शुरुआत में कहा कि मैं चुनावी बैठक के लिए पटना आया हूं। आपको बता दें कि बिहार में चुनाव अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में होने हैं। तो जैसे सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 24 फरवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर आए थे, तभी से अनौपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया और वहां से भी कुछ संकेत थे और आज भी अमित शाह ने कई संकेत दिए। तो अमित शाह ने कहा कि अगले 2 साल में, यानी ये जो 25 है और 26, इसमें 5-6 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और बिहार। लेकिन इसमें बिहार सबसे पहले है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व में सरकार बनानी है। बिहार एक ऐसा राज्य रहा है जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी, यानी हिंदी भाषी राज्यों में अकेला राज्य है जहां आज भी भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना पाने में सक्षम नहीं हुई है और उसे लगता है कि अब इस चुनाव में अगर नहीं बन पाया तो फिर बहुत मुश्किल न सिर्फ बिहार में होगी बल्कि पूरे देश में एक ऐसा नैरेटिव जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो अमित शाह ने कल यही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा सारे कार्यकर्ताओं को जुट जाना है 243 सीटों के लिए और 243 सीटों में चाहे वो भाजपा का उम्मीदवार हो या सहयोगी दलों का, भाजपा का हर कार्यकर्ता उन्हें जिताने की कोशिश करेगा। टारगेट 225 का है, 243 में से 225। अमित शाह बड़े बड़े टारगेट देने के लिए जाने जाते रहे। अमित शाह ने बंगाल के चुनाव में 200 का टारगेट दिया था, सीटें आई 77। पिछले बिहार के चुनाव में भी 200 का टारगेट दिया था, सीटें आई 125, जो एनडीए की सीटें हैं। 2015 के बिहार चुनाव में 200 का टारगेट दिया था और खिसकते खिसकते 180 तक आए थे, लेकिन 180 सीटें आई थी महागठबंधन की और भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई थी 53। लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का टारगेट दिया गया था कि 400 सीटें। मोदी जी ने और अमित शाह ने कहा 370 तो सिर्फ भाजपा को मिलनी चाहिए। 370 तो बहुत दूर का रहा, सीटें आई 240।
तो ये जो टारगेट्स हैं, अमित शाह ने टारगेट दिया है 225 और 200 तो हर हाल में लाने ही हैं। तो ये बैठक बहुत देर तक चली। खास बात बैठक की ये रही, जिसे जो मैंने कहा है डिकोड करना है इस दौरे को, तो पहला एक पॉइंट समझिए कि देर रात तक चली इस बैठक में एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया गया। नीतीश कुमार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक से साफ थे, उनका जिक्र ही नहीं हुआ। जैसे नीतीश कुमार बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हैं, उनका कोई रोल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को जिताने में नहीं है। इस तरह से बात हुई। आप डॉट्स कनेक्ट करते रहिए। फिर आज गोपालगंज में उनकी एक जनसभा थी। जनसभा पर बाद में बात करेंगे कि जनसभा में किस तरह का पार्टिसिपेशन था, कैसा रिस्पांस था, उससे क्या समझा जा सकता, उस पर सेकंड पार्ट में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि जो भाषण अमित शाह ने वहां पर दिया। आपने इस वीडियो की शुरुआत में जो क्लिपिंग छोटी छोटी देखी हैं, वो गोपालगंज के भाषण की है। गोपालगंज में अपने करीब आधे घंटे के भाषण में अमित शाह ने कोई क्रेडिट नीतीश कुमार को नहीं दिया। निशाने पर लालू प्रसाद यादव थे, उनका परिवार में जिस तरह से उन्होंने सत्ता का बंटवारा किया, सत्ता बांटी, सत्ता पे कब्जा किया, उसको लेकर के बात थी। बात साधु यादव और उनके भाई को लेकर के भी हुई कि ये सारे लोग मंत्री बन गए। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, 2 बेटे विधायक बन गए, डिप्टी सीएम बन गए, एक बेटी राज्यसभा की मेंबर हो गई, एक दूसरी बेटी भी चुनाव लड़ रही थी। तो ये सारी चीजें खोद के उन्होंने निकाली और जंगल राज की याद दिलाई। जब वो ये कह रहे थे कि जंगल राज को हराना है, तो मुझे तो ये लगा कि इस समय जो वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नीतीश कुमार के गृह मंत्री होते हुए है, मुख्यमंत्री होते हुए है, शायद उसे हराने की बात वो कह रहे हैं। जब उन्होंने कहा जंगल राज को हराना है, तो जंगल राज तो अगर माना जाए, जिसे जंगल राज कहा जाता है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासन को, तो उसे तो 20 साल पहले ही हरा चुके हैं। तो अब जंगल राज को हराना, मेरे तो कान खड़े हुए। लेकिन जब अगले सेंटेंस सुना तो मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, ये 20 साल पहले की बात कर रहे हैं वो अभी तक। और दरअसल जब जंगल राज हराने की बात अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते हैं, तो बहुत साफ है कि वो इस समय उनके पास कुछ ऐसा नहीं है बिहार में जिस पर वोट मांग सके। और अगर वो ऐसी चीजों को दिखाने की कोशिश करे तो उसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाएगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जब 24 तारीख को आए थे, उन्होंने कहा 10 साल में ही सारा विकास हुआ है, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और अमित शाह भी ये कह रहे हैं कि 20 साल पहले वाले जंगल राज को हराना है, लालू प्रसाद यादव को हराना है, लालू को हराना है, मोदी को लाना है। ये बात अमित शाह कह रहे हैं। आपने सुना ही, मोदी के हाथ मजबूत, मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी है, बीजेपी को जिताना है, कमल पे बटन दबाना है। ये सारी बातें अमित शाह कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि 20 साल में नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ की सरकार ने बिहार का चेहरा बदला है। जो बात नीतीश कुमार कहते हैं कि आप तो जानते ही हैं कि हम कितना विकास किए हैं, करते ही चले आ रहे हैं, अब देखिए विकास में ही लगे हुए हैं। तो बेचारे नीतीश कुमार तो विकास में लगे हुए हैं, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी विकास का एक अंगुल भी नीतीश कुमार को देने को तैयार नहीं है। हालांकि विकास की बात करें, अगर वो विकास की बात करेंगे, जो करते नहीं है अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी, अगर वो विकास की बात करेंगे, पहला सवाल, जब पिछली बार बात हुई थी, मेरे दिमाग में पहला सवाल आता है
कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले भी बिहार देश के जो पर कैपिटा इनकम हो, जीडीपी ग्रोथ रेट हो, जो भी पैरामीटर्स हो सकते हैं विकास के, उन सारे पैरामीटर्स पर सबसे निचले पायदान पर है। 25 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, और आज जब इतना विकास नीतीश कुमार कर दिए हैं तब भी वो निचले पायदान पर है। तो इसका कोई जवाब किसी के पास हो तो बताए। और यही डर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास की बात करते ही नहीं, जिसमें उस पर कोई सवाल ही नहीं उठे, और सवाल उठे तो नीतीश कुमार पर उठे। तो एक पॉइंट ये समझ लीजिए कि गोपालगंज की बैठक में ये चीजें हुई। फिर आज पटना में एक कार्यक्रम में फिर वही लालू प्रसाद यादव और ये चीजें हुई, उसमें नीतीश कुमार भी उस कार्यक्रम में थे। नीतीश कुमार ने आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता के सामने कहा है कि 2 बार गलती हो गया, अब नहीं होगा। ये नीतीश कुमार की स्थिति को दर्शाता है। ये नीतीश कुमार अमित शाह को कुछ समझते नहीं थे, अमित शाह को कुछ नहीं समझते थे, अमित शाह से बात करना अपनी तौहीन समझते थे। ये वो नीतीश कुमार हैं जो नीतीश कुमार आज अमित शाह के सामने, अगर आप गूगल करेंगे उनकी बहुत सारी फोटो दिख जाएंगी, किस तरह से रिरियाते हुए हाथ जोड़े अमित शाह के सामने खड़े हैं। वजह क्या है? देश में तो तमाम पत्रकार और तमाम एनालिस्ट और तमाम लोग हल्ला मचाए हुए हैं कि साहब वक्फ विधेयक पर नीतीश कुमार और सब एक हो गए हैं और अभी इस सरकार के लिए दिक्कत क्रिएट कर देंगे, और नीतीश कुमार यहां अमित शाह के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। पूरी दुनिया ने देखा, पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि नीतीश कुमार हाथ जोड़ के अमित शाह के सामने खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि नीतीश कुमार सीटों पर अड़ने वाले हैं? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि नीतीश कुमार इस बात पर अड़ने वाले हैं कि उनको अगर मुख्यमंत्री पद का दावेदार चेहरा नहीं बताया गया तो फिर वो भंड कर देंगे सारा खेल? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए? क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खेल को समझते हुए इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं, लालू प्रसाद यादव के खुले दरवाजों में पहुंच सकते हैं? या इसका मतलब यह निकाला जाए कि नीतीश कुमार को लगता है कि अब हमारे लिए सब तरफ रास्ता बंद है, जहां पर वो हैं वहीं पर अपनी जगह बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे हुए। सारी कहानी एक तरफ, अमित शाह के सामने हाथ जोड़े नीतीश कुमार एक तरफ। कुछ और ही कहानी कहती है ये तस्वीरें। और अमित शाह जिस तरह से, एक चीज और बता दें आपको कि जब तक, यानी पिछली बार पिछले 24 जनवरी या 27 जनवरी जब भी 2024 जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ करके और एनडीए की तरफ आए, उससे पहले तक उनके सामने अमित शाह की गिनती नहीं की जाती थी, ये मान लीजिए। और खुद नीतीश कुमार अमित शाह को कुछ नहीं समझते थे। लेकिन आज हाथ जोड़े रिरियाते हुए नीतीश कुमार, तस्वीर अच्छी नहीं लगी। और मुझे लगता है कि बिहार के ढेर सारे लोगों को यह तस्वीर अच्छी नहीं लगी होगी। ढेर सारे लोगों को लगा होगा कि यह क्या हो गया। उनके समर्थकों को बहुत दुख हुआ होगा यह तस्वीर देख करके कि अमित शाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अमित शाह के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, अमित शाह के सामने सफाई दे रहे हैं। ऐसी कौन सी मजबूरी है नीतीश कुमार की? और यह सवाल जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ उससे पहले कई मित्रों ने कमेंट में डाले हैं
या एक दो मित्रों ने डाले, और इससे पहले कई वीडियोस में सवाल खड़े होते रहे हैं। तो क्या वजह है? कोई तो वजह होगी कि वो नीतीश कुमार जो एक समय में देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना ही नहीं देखते थे, देश भी देखता था कि उनमें प्रधानमंत्री बनने का मेटल है, और चीजें अगर ढंग से चली तो नीतीश कुमार अगले प्रधानमंत्री होंगे। आज वो नीतीश कुमार अमित शाह के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आए। क्या नीतीश कुमार का चैप्टर क्लोज हो रहा है? क्या नीतीश कुमार 26 नवंबर 2025 तक ही सत्ता में हैं, मुख्यमंत्री हैं? उसके बाद कोई जीते कोई हारे, नीतीश कुमार का पत्ता साफ। क्या कल से आज तक जो संकेत मिले हैं उनका मतलब यही है? या यूं कहें 24 फरवरी को जब प्रधानमंत्री भागलपुर आए थे, वहां से लेके आज तक 24 एक महीना 6 दिन, 1 महीने 6 दिन यानी 36 दिनों में जो संकेत मिले हैं, जो 24 फरवरी से जो संकेत शुरू दिए थे मोदी जी ने, और आज, और बीच में भी जो चीजें होती रही, और आज जो संकेत दिए अमित शाह ने, क्या इनका मतलब यही है कि नीतीश कुमार की राजनीति अब अंतिम सांस ले रही है? लेकिन एक चीज देखिए, मैं जरूर कहूंगा, वो ये कि नीतीश कुमार की राजनीति अगर अंतिम सांस लेगी और उसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल रहा, तो भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरे होने वाले नहीं हैं। क्योंकि एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की जो सरकार बनती है विधानसभा में, खास तो लोकसभा की छोड़ दीजिए, तभी बनती है जब नीतीश कुमार उनके साथ होते हैं। 2015 में उनकी सरकार नहीं बन पाई, और अभी 2 साल पहले 2022 में नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा तो सरकार चली गई। तो अगर नीतीश कुमार कमजोर होते हैं, नीतीश कुमार का ये दयनीय चेहरा लोगों के सामने बार बार आएगा, तो लोग इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराएंगे। और जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें क्रिएट कर सकते हैं। वोटर वो 12, 14, 16% ही हैं, लेकिन 12 से 16% का ये वोट बहुत भारी पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी पर, मुझे ऐसा लगता है। और इसका उदाहरण आपको हम दे दें, पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव हुए हैं, और वहां जो मेरी जानकारी है, जो जेडीयू का जो छात्र संगठन था, उसने ठान रखा था कि भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन एबीवीपी को जीतने नहीं देना है, कुछ भी हो जाए। और उसके चलते हुआ ये कि जो 5 पोस्ट जिन पर चुनाव हो रहा है, उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट की पोस्ट एबीवीपी जीत पाई। 2 पोस्ट एनएसयूआई ने पहली बार जीती हैं, और 2 अनअटैच्ड लोग हैं जो किसी पार्टी से अटैच नहीं है, ऐसे 2 स्टूडेंट्स। और जो प्रेसिडेंट की सीट जिस लड़की ने जीती है, उस लड़की का अपना प्रताप भी है, सिर्फ एबीवीपी की वजह से नहीं जीती है। जेडीयू का अगर आप आज भी वहां कैंपस में जाएंगे, पता करेंगे, सेंस करने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा नौजवानों में, छात्रों में, जो जेडीयू के साथ हैं, जो जेडीयू के जो बेस है, उस बेस से आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं कर रहे। और ये संकेत खासा खतरनाक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जब हम ये समझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी भी समझ ही रही होगी, क्योंकि उनके पास तो ढेर सारी मशीनरी है, ढेर सारे लोग हैं, सेंसिंग के लिए ही बहुत पैसा खर्च करते हैं वो लोग।
तो उनके पास ये जानकारी होगी कि जमीन पर चल क्या रहा है। आज एक और घटना हुई उसी कार्यक्रम में। नीतीश कुमार फिर से, जैसे होता है कि वो उनका अपने पर उनका कंट्रोल नहीं रह जाता है। एक महिला को सम्मानित किया जा रहा था, उसको चेक देने की बात थी, उस महिला के कंधे पर हाथ रख दिया उन्होंने। सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, वो बार बार धीरे से हाथ हटा रहे थे, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब इसमें दो बातें कही जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसी स्थितियों में, जब ऐसा होता है, नीतीश कुमार हो सकता है बहुत लाड़ में, प्यार में, स्नेह में ये करते हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे ये लगता है कि नीतीश कुमार साइकोलॉजिकल तौर पर स्वस्थ नहीं है। हो सकता है स्वस्थ ना हो, हालांकि कोई उनका मेडिकल बुलेटिन ऐसा आया नहीं है उनके बेटे के अलावा। बेटे ने जरूर कहा था कि मेरे पिताजी इतना स्वस्थ है कि अगले 5 साल और देश बिहार का विकास कर सकते हैं, लेकिन और कोई मेडिकल बुलेटिन इस तरह का है नहीं। तो ऐसा क्यों होता है बार बार सम्राट चौधरी या दूसरे नेता, ये लोग ये दिखाते हुए नजर आते हैं कैमरे में, फोटो में, वीडियो में, कि भाई ये कंट्रोल कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार कुछ गड़बड़ ना कर दे। और ये जो तरीका है, ये तरीका नीतीश कुमार के बारे में तमाम बातें फैलाता है, तमाम बातें कह देता है बिना कुछ कहे हुए, कि नीतीश कुमार का अपने पे कंट्रोल नहीं है, सारे लोग सजग रहते हैं, नीतीश कुमार कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दें, ऐसी वैसी हरकत ना कर दें। और इसका मैसेज क्या जाता है? इसका मैसेज यही जाता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं रह गए। और यह मैसेज नीतीश कुमार के लिए डैमेजिंग है, लेकिन नीतीश कुमार का जो समर्थक वर्ग है, जिस समुदाय में उनका बेस है, जिन समुदायों में, वहां पर इसको लेकर के चिंता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होगा। तो अब तक जो हम लोगों ने बात की उसमें दो बातें आई। एक बात यह आई कि नीतीश कुमार का पत्ता साफ करने की जुगत में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। अगले चुनाव से पहले या अगले चुनाव के बाद नीतीश कुमार की जो राजनीतिक पारी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हो जाएगी कह रहा हूं, हो सकती है नहीं, हो जाएगी यदि नीतीश कुमार एनडीए में ही रहे तो। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा, बिहार के बड़े नेताओं के द्वारा, और जिस तरह से तमाम तरह की ऐसी स्थितियों में जब नीतीश कुमार ऐसा कुछ इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं कि तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी या कोई और वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए जरूर दिखाई देते हैं, जरूर दिखाई देते हैं। तो एक पॉइंट ये, अब इसमें क्या, किसका नफा, किसका फायदा, किसका नुकसान? अभी तक हम लोग एनडीए की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी। नंबर्स इनके, उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई एमएलए नहीं है, या एक आधा हो तो मुझे याद नहीं आ रहा। जीतन राम मांझी के पास 2 एमएलए हैं या 1 एमएलए है, उनका बेटा मंत्री है। और चिराग पासवान के पास एक भी एमएलए नहीं है, 1 एमएलए था, वो जेडीयू में चला गया। जेडीयू के पास इस समय की स्थिति में 45 एमएलए है और भारतीय जनता पार्टी के पास 80-81। यह स्थिति है एनडीए की। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो 19 एमएलए हैं आपके कांग्रेस के पास, और आरजेडी जो सबसे बड़ी पार्टी है, राज्य की भी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास 80 के आसपास एमएलए है। 2020 के चुनाव में वो सबसे नंबर 1 पार्टी के तौर पर उभरी थी, 75 सीटें जीती थी।
और उसके बाद जो 5 सीटें AIM को मिली थी उसमें से 4 लोग RJD में आ गए थे। कम्युनिस्ट पार्टीज के पास 18 सीटें। ये कुल मिलाकर के महागठबंधन है, ये महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन है। अब इंडिया गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह समझने की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस लगातार यह कोशिश कर, बहुत 2 पॉइंट्स में बताऊंगा मैं। कांग्रेस लगातार यह कोशिश कर रही है कि वो दलितों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। अल्पसंख्यक दलित और अगड़े, साथ में ईबीसी दलित अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चोट पहुंचाएगा। और कई बार जो मैं बात कह रहा हूं कि जेडीयू के समर्थक, नीतीश कुमार के समर्थक समुदाय में एक रोष है, एक बेचैनी है कि नीतीश कुमार के साथ ये क्या हो रहा है। ऐसे में कहीं इस तरह से चीजें ना हो जाए जिसमें कांग्रेस को फायदा मिल जाए। और एक फैक्टर दूसरा, वो फैक्टर ये है कि आरजेडी ने पिछले लोकसभा चुनाव में एक नए तरह के समीकरण बैठाने की कोशिश की थी। उस समीकरण को अगर आगे बढ़ाएंगे जिसमें कुशवाहा शामिल था, अगर वो समीकरण आगे बढ़ाते हैं तो उसमें भी एनडीए और नीतीश कुमार को नुकसान होने के चांसेस। उपेंद्र कुशवाहा कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक चर्चा है और ये पुख्ता तौर पे भी कुछ लोग कह रहे हैं कि दो पार्टियां आरजेडी में इंडिया गठबंधन में शामिल होने वाली हैं। वो 2 पार्टियां कौन हैं? एक तो पशुपति पारस का नाम आ रहा है और दूसरे में कयास है। लेकिन जो संदेह जिस तरफ जा रहा है वो उपेंद्र कुशवाहा है। तो एक हिस्सा ये हो गया कि नीतीश कुमार का पत्ता साफ करने की सारी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी हर चाल इसी डायरेक्शन में है। अब दूसरी बात, अमित शाह की जो गोपालगंज में आज सभा थी, उस सभा में पार्टिसिपेशन कम क्यों था? जी हां, पार्टिसिपेशन कम था। क्या वजह है? गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का जिला है। 2014 के चुनाव में गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी जीती थी, फिर जदयू। अब ऐसे में भी अगर जहां से वो लोकसभा का चुनाव जीतते रहे हैं उस जगह पर सभा की और उस सभा में पार्टिसिपेशन का लेवल भी कम हो और जो लोग हों उनका रिस्पांस भी उस तरह का नहीं हो जो भारतीय जनता पार्टी को अक्सर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को, खासतौर पे मोदी जी, अमित शाह, इस तरह के नेताओं को मिलता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर आप तलाशेंगे तो पिछले दिनों की पॉलिटिक्स, देश के स्तर की, प्रदेश के स्तर की, और जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, सोशल डिस्ट्रेस है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। और इसी का रिफ्लेक्शन, दरअसल बिहार वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे पिछड़ा राज्य है। और बिहार के लोग जब गुजरात जाते हैं, हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं, तो दूसरे राज्यों को देखते हैं। वो देखते हैं कि दूसरे राज्य कहां जा रहे हैं और हम कहां हैं। वो देखते हैं कि वो मजदूरी करने के लिए बिहार के लोग दूसरी जगहों पर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां के लोगों का जीवन स्तर किस तरह का है और वो लौट के अपनी गांव की तरफ देखते हैं, अपने शहर की तरफ देखते हैं, तो उनको लगता है हमारा शहर कितना पिछड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी 20 साल से यहां शासन में, और गुण गाए जाते हैं कि 10 साल से जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने बिहार का तो ऐसा भला कर दिया है कि पूछो नहीं।
बिहार बिल्कुल विकास के हाईवे पर सरपट दौड़ रहा है, लेकिन बिहार तो दौड़ रहा है, बिहार वासी बेचारे करा रहे हैं, वो पहले पायदान से ऊपर ही नहीं जा पा रहे हैं। ये सवाल है बड़ा, और जिसमें इस बात की वजह तलाशी जा सकती है कि अमित शाह के गोपालगंज के दौरे में भीड़ या वो उत्साह नहीं दिखाई दिया। मुझे लगता है, मेरी अपनी रीडिंग है, जिस तरह के चेंजेस इस समय दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से अपनी इकोनॉमी पे प्रेशर्स है, जिस तरह से अपनी इकोनॉमी पिछले 4-5 सालों में बहुत सारी चीजें इसमें गड़बड़ हुई हैं जिनको छुपाया गया है। बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो आंकड़े कुछ और कहते हैं, असलियत कुछ और है। तो आंकड़े बहुत दिनों तक आप छुपा नहीं सकते। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने दिन छुपाएंगे? असलियत सामने आ जाती है। आंकड़े भले आप मैनेज कर दे, लेकिन जमीन मैनेज कैसे करेंगे? घर मैनेज कैसे करेंगे लोगों के? अब वही स्थिति आ रही है। ये बात मैं लोकसभा चुनाव में भी कहता था, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हर जगह से चढ़ के बोल रहा है, लोग सोचने में मजबूर है, लेकिन अब उससे ज्यादा है, अब उससे ज्यादा है। और खास तौर पे उन राज्यों में तो और ज्यादा है जिन राज्यों में पहले से ही बहुत मुश्किलात हैं, जहां पहले से ही गरीबी है, पहले से ही इनकम कम है, पहले से ही तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, डेवलपमेंट है नहीं, रोजगार है नहीं। उन जगहों पर तो और इस तरह, और बिहार ऐसी ही जगह है। तो ये भी एक फैक्टर आने वाले दिनों में पूरे देश में तो रहेगा ही, बिहार में कुछ ज्यादा ही रहने वाला है। और जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए लड़ रही होगी, वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही, सत्ता बचाने के लिए लड़ रही होगी, जैसे बिहार है, वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाएगा। जैसे असम है, असम में भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट सरकार है, उन्हीं का मुख्यमंत्री है। तो चुनाव तक स्थितियां जो सामने दिख रही हैं, जिस तरह की चीजें दिख रही हैं, उसमें ऐसा लगता नहीं कि कोई जल्दा कोई सुधार होने वाला है। असम भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के सामने होगा, और बिहार तो आने वाला है। बिहार के तुरंत बाद बंगाल, असम और ये सब खड़े हो जाएंगे। केरल, तमिलनाडु छोड़ दीजिए, केरल में कोई स्टेक पे नहीं। हालांकि राजीव चंद्रशेखर को अभी अध्यक्ष बनाया गया है, इसी उम्मीद के साथ कि राजीव चंद्रशेखर वहां कोई चमत्कार कर देंगे, लेकिन केरल में इतनी आसानी से चमत्कार संभव नहीं है। दूसरी तरफ तमिलनाडु में अन्नामलाई के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। अन्नामलाई पर आंख बंद करके भरोसा किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा था, उनको बहुत पसंद कर रहा था, और उन्हीं के चलते एआईडीएमके से गठबंधन टूट गया, परवाह नहीं की गई, नया गठबंधन बनाया गया। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी, और जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया तमिलसाई सुंदरराजन, जो तेलंगाना की राज्यपाल थी, उनको इस्तीफा दिलाकर चेन्नई से चुनाव लड़ने भेजा गया, चुनाव हार गई। तमिलसाई ने यह आरोप लगाया था चुनाव के बाद कि अन्नामलाई की वजह से ये सब हुआ है। और आपको याद होगा, जब बयानबाजियां शुरू हुई थी तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव के बाद, उसी के बाद आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह जो चंद्रबाबू नायडू का था, उसमें अमित शाह गए थे, तमिलसाई भी आई थी। अमित शाह ने मंच पर ही तमिलसाई को इसी तरह से उंगली उठा करके हिदायत दी थी कि मत बोलना नहीं है। उसके बाद सब चुप हो गए। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि आप ऊपर से तो सब मैनेज कर सकते हैं, जमीनी हकीकत कैसे बदल सकते हैं, तमिलनाडु में आज वो चीजें सामने दिख गई। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, नमस्कार, जय हिंद।